नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 35 घंटे बाद हिंदुस्तान की सियासत की सबसे निर्णायक लड़ाई शुरू होगी। एक ऐसी भीषण लड़ाई शुरू होगी जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बरसों से नहीं देखी गई। ये कोलकाता विजय की तैयारी है। एक तरफ मोदी की सेना मैदान में है, दूसरी तरफ दीदी की सेना मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आज शाम 5 बजे के बाद एक एक बूथ, एक एक वोटर, एक एक घर तक पहुंचने का युद्ध शुरू हो चुका है। बंगाल में चुनाव वही जीतेगा जो बूथ जीतेगा। नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। वोटिंग से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने बंगाल जीतने की भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या दीदी हार मान चुकी है? क्या 4 मई को बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा? ये तय हो चुका है। जमीन से क्या सेंस मिल रहा है? सेंटिमेंट किसके साथ हैं? ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये मेरी आखिरी सभा है। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मुझे आना ही है। मुझे आना ही है। मुझे आना ही है। मोदी 4 मई को शपथ ग्रहण में आएंगे तो क्या बंगाल में बीजेपी को 200 प्लस सीटें जितवाएंगे? बंगाल का फाइनल शो, 4 मई को मोदी की एंट्री, दीदी का एग्जिट, क्या अब ये हो चुका है श्योर? बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है। कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है। अब बंग यानी बंगाल की बारी है। आपके कैमरामैन को ही कहो कि दिखाए जरा। ये प्रचंड भीड़ जो है वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि अब ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होगे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष। पूरा भगवा लहर चले, बम्पर वोटिंग होगा। 95% वोटिंग, सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। सेकेंड फेज में टोटल वोटर्स 3,71,73,837, पुरुष वोटर्स 1,64,35,627, महिला वोटर्स 1,57,37,418। नरेंद्र मोदी इनमें से कितना वोट पाएंगे? बंगाल पर प्रधानमंत्री का फाइनल सर्वे आ गया है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने बंगाल का रिजल्ट बता दिया है। 4 मई के बाद बंगाल को कौन चलाएगा? बंगाल को घुसपैठियों से, टीएमसी के सिंडिकेट से कौन बचाएगा? प्रधानमंत्री ने आज इसका फुल एंड फाइनल विश्लेषण कर दिया है। मोदी को बंगाल के चुनावी नतीजों का आइडिया वहां के लोगों के मूड से पता चल रहा है। प्रधानमंत्री की रैलियों में इकट्ठा हो रही हजारों की भीड़ से 4 मई का रिजल्ट क्लियर दिख रहा है। तपती धूप में, बीच सड़क पर, भीषण गर्मी में, रात के अंधेरे में, मंदिर में, फूल वाले के पास, बंगाल के चुनावी प्रचार के आखिरी दिन, चंद घंटों में मोदी जहां जहां से गुजरे, जहां जहां पहुंचे, वहां वहां से उन्हें 4 मई का इंडिकेशन मिला। और इसके बाद मोदी ने जो कुछ भी कहा वो टीएमसी के कैंप के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। पीएम सीएम एक साथ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। होवे दिने राते, अब पूरी ताकत लगा देंगे, पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उनसे भी ज्यादा वोटिंग करेंगे। हर बूथ में से टीएमसी को साफ कर देंगे, घर घर जाएंगे, कमल जिताएंगे। बंगाल में मोदी की लहर नहीं, सुनामी चल रही है और इस सुनामी को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मोदी मंदिर पहुंचे तो मंदिर के पुजारी का रिएक्शन ऐसा था मानो बंगाल को मोदी ही बचा सकते हैं। मोदी फूल वाले के पास पहुंचे तो फूल वाले ने खिले हुए कमल से मोदी का वेलकम किया। मोदी जब कोलकाता में रोड शो के लिए निकले तो सड़क पर मौजूद हजारों की भीड़ सिर्फ उनकी एक तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर लेना चाहती थी। और दीदी के गढ़ में मोदी का वीडियो रिकॉर्ड करने वालों में, मोदी की तस्वीर खींचने वालों में उस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं जिन्हें टीएमसी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। लेकिन आज वो मोदी के रोड शो में दिख रहे हैं, दीदी के रोड शो में नहीं। कोई अपने घर की खिड़की से मोदी को निहार रहा है, कोई टीन के छत पर खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। कोलकाता में मोदी के रोड शो की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए। एक घर की रेलिंग पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कैंडिडेट का पोस्टर लगा है, लेकिन बालकनी में खड़े लोग तो मानो मोदीमय हो चुके हैं। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का काम सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है और ये इन तस्वीरों में साफ साफ दिख भी रहा है। इन्हीं तस्वीरों के दम पर मोदी क्लेम कर रहे हैं कि वो बंगाल जीत रहे हैं। 4 मई को बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है कुछ थकान हो जाए, आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं 2 गुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ
तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। इस बार बंगाल का किला जीतने के लिए मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और ये पब्लिक के रिएक्शन से भी साफ साफ दिख रहा है। पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट, 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों के सीएम, बीजेपी के तमाम टॉप नाम पिछले 1 महीने में कई बार बंगाल का राउंड लगा चुके हैं। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले मोदी, अमित शाह, योगी, शुवेंदु अधिकारी, हर किसी ने बंगाल की बाकी बची 142 सीटों के एक वोटर तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और यह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरा राउंड बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल रहने वाला है। सेकंड राउंड की फाइट ममता बनर्जी के गढ़ में हो रही है, चाहे नॉर्थ 24 परगना हो, साउथ 24 परगना हो, कोलकाता हो, हावड़ा हो, हुगली हो, पूर्वी बर्धमान हो, इन तमाम इलाकों में टीएमसी की पकड़ बेहद मजबूत है, जिसे तोड़ना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं होगा। ममता ने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। टीएमसी के बाकी नेता अपने यूनिक स्टाइल में वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक नर्वसनेस साफ साफ दिख रही है। वो नर्वसनेस 4 मई केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी की संभावित हार की है और इसका एक लाइव डेमो खुद बंगाल के एक वोटर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। आप भी देखिए। दीदी को देखो, आखिरी बार दीदी को देख लो, दीदी का लास्ट इलेक्शन है। सॉरी दीदी, और आपको अभी घर जाना है। देख सकते हो आप। दीदी बाय, सॉरी। ऐसा लग रहा है कि बंगाल के लोगों ने सच में ठान लिया है, इस बार टीएमसी से छुटकारा पाना है। बीजेपी के नेता टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की रैलियों के वीडियो शेयर कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दीदी के नेताओं को सुनने कोई नहीं आ रहा, उनकी जनसभाओं में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। दीदी पर इस वक्त कितना प्रेशर है ये भी देख लीजिए। मोदी पहले झाल मुड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं, बंगाल की झाल मुड़ी खाते हैं, फिर कोलकाता के एक फूल वाले से 300 रुपए में फूलों की टोकरी खरीदते हैं, कमल का फूल लेते हैं। तो उधर दीदी भी बाजार का राउंड लगाने पहुंच जाती हैं, सब्जियां खरीदने लगती हैं। और दीदी की ये तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी टीएमसी के कट मनी कल्चर का जिक्र करते हुए दीदी पर यह आरोप लगाती है कि वो तो सब्जी वाले को बिना पैसे दिए ही वहां से चली गईं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब की बार ममता बनर्जी के टर्फ पर, दीदी की पिच पर बीजेपी किस लेवल पर जाकर चुनाव लड़ रही है। डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है। बूथ बूथ पर तो बीजेपी एक्टिव है ही। नैरेटिव वॉर में भी मोदी की पार्टी ने दूसरे चरण से बढ़त बना ली है, वोटर्स तक मैसेजिंग पहुंचा दी है। सेकंड फेज के वोटर्स के लिए मोदी ने पहले उनके बीच जाकर स्पीच दी और अब एक ऑडियो फाइल जारी कर दिया है। मोदी का ये ऑडियो इस वक्त बंगाल के चप्पे चप्पे में सुना जा रहा है। भय नहीं, भरोसा चाहिए। बंगाल में इस वक्त यही चल रहा है। चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। इस चुनाव की मेरी आखिरी रैली भी अभी अभी हो चुकी है। मैं अब इस पत्र के माध्यम से बंगाल के अपने हर परिवारजन को आभार तो व्यक्त करना ही चाहता ही हूं, लेकिन अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहा हूं। सामान्य मानवी कह रहा है, भय बहुत हुआ, अब भय नहीं, अब भरोसा चाहिए, अब भाजपा चाहिए। बंगाल के सामने उपस्थित हुई
हर चुनौती को अवसर में बदलना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, मैंने आपके भीतर इस विश्वास को अनुभव किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रथम चरण के मतदान ने इतिहास रचा है। अब आपका दायित्व है कि 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र के इस मंदिर में विजय की ध्वज फहराने का आपके पास बेहतरीन अवसर आया है। बंगाल के वोटर से मोदी को भय नहीं, भरोसा की बात क्यों करनी पड़ी, अब यह भी समझिए। पहले चरण में कुछ इलाकों में टीएमसी के अराजक तत्वों ने जो हिंसा फैलाई, उसका खतरा दूसरे चरण पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि सेकंड राउंड में वोटिंग टीएमसी के प्रभाव वाले इलाकों में है, इसलिए खतरा ज्यादा है। हमलों की शुरुआत अभी से हो गई है। मगर सबसे हैरान करने वाला वीडियो डायमंड हार्बर से आया है, जहां बाइक सवार टीएमसी के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में बाइक से राउंड लगा कर लोगों को यह धमकी देते नजर आए कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो 4 मई को खेला होगा। यहां खेला का मतलब टीएमसी को वोट ना देने वालों पर हमले से है। चार मई को खेला होबे की धमकी देने वाले टीएमसी के अराजक तत्वों की इतनी हिम्मत इसलिए आई क्योंकि खुद अभिषेक बनर्जी ने आज 4 तारीख को देख लेने की धमकी दी है। सुनिए क्या कहा है। খেলা যখন আজকে ওরা শুরু করেছে মিতালির উপর আক্রমণ করে, ফিনিশিংটা আমি করব, শেষটা আমি করব 4 তারিখ, কথা দিয়ে যাই। আজকে সেই সিপিএম এর হাড়মাতগুলো জামা পাল্টে, জার্সি পাল্টে, কাস্তে হাতুড়ি তারা ছেড়ে দিয়ে পদ্ম ফুলের আশ্রয়ে রয়েছে। সিপিএম এর হাড়মাত বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। যারা আজকে মিতালির উপর চড়াও হয়েছে, আক্রমণ করেছে, আমি মিতালিকে জিজ্ঞেস করলাম তাদেরকে চেনো? বললো দাদা আমি বুঝতে পারিনি, সেভাবে মনে পড়ছে না। ওর অবস্থা এমনিও খারাপ, ও এতই দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু আমার নজর সবার উপর রয়েছে। যারা ভাবছে মিতালির উপর কারা চড়াও হয়েছে আমরা জানি না, সমাজশ্রীর স্বামী সৌমেন পাল, দোলন, এই 4 জন প্রাথমিকভাবে যুক্ত আমার কাছে খবর রয়েছে। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। আরো যারা যুক্ত সামনের সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে বার করব। একটা এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে, 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব।
जब टीएमसी की टॉप लीडरशिप दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसे धमकी देती है, तभी तो उसके वर्कर्स की इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो वोटर्स के घर जाकर उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन अब ऐसे तत्वों पर एक्शन शुरू हो चुका है। वोटर्स को धमकाने वाले गुंडों पर नकेल कसी जाने लगी है। साउथ 24 परगना से टीएमसी के गुंडों को दी जा रही चेतावनी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें वो टीएमसी के नेता जहांगीर खान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वोटर्स को धमकाया तो फिर खैर नहीं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस बीच डायमंड हार्बर में बाइक वाला ये वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आया। वो कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने अगले 48 घंटों के लिए हर तरह की बाइक रैली और बाइकिंग पर रोक लगा दी है। यानी जो ममता बनर्जी कल खुद बाइक की सवारी करके चुनाव प्रचार कर रही थी, अब अगले 48 घंटे तक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बाइक का इस्तेमाल वोटर्स को प्रताड़ित करने के लिए नहीं कर पाएंगे। ऊपर से अमित शाह ने भी टीएमसी के गुंडों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी है। वोटर्स को कह दिया है 29 को बिना डर के वोट डालो। 4 मई के बाद हर अराजक तत्व का इलाज होगा। 60 दिन तक सीआरपीएफ बंगाल में डेरा डालकर बैठेगी। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। बीड़ी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। बंगाल के लिए बीजेपी का पूरा चुनावी फोकस ही महिलाओं की सेफ्टी, जगह जगह सिक्योरिटी और घुसपैठियों को बाहर निकालने वाले नैरेटिव के इर्द गिर्द रचा गया है। और यह नैरेटिव बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भी वोटर्स के बीच सुपरहिट रहा और दूसरे चरण के लिए भी मोदी, योगी, शाह इसी नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिससे पब्लिक का फुल सपोर्ट मिल रहा है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की। टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा, ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके। इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी, घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा, घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं,
लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा मदीना नहीं है, मां दुर्गा है, इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। इन नैरेटिव्स के अलावा दूसरे चरण के लिए जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बीजेपी के पास है वो है 142 सीटों पर मौजूद हिंदू वोटर्स, मोदी का काली मंदिर जाना, अमित शाह का गंगा सागर पहुंचना, ये सब बंगाल के हिंदू वोटर्स के लिए एक मैसेजिंग है। और वो मैसेज ये है कि अगर बंगाल में सनातन को बचाना है तो 4 मई को बीजेपी को ही लाना है। वॉशिंगटन में ट्रंप आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। ट्रंप की बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ है। बातचीत ईरान के मुद्दे पर हो रही है। बैठक में युद्ध के विकल्प पर भी चर्चा होनी है। ईरान अगर ट्रंप को संतोषजनक ऑफर देता है तो बात एक फोन कॉल पर बन जाएगी, वरना युद्ध का दूसरा फेज बहुत भयंकर हो सकता है। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के बाद ईरान के सुर बदले हैं। ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है कि पहले हॉर्मूज के मामले को सुलझा लिया जाए, फिर परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो। ईरान ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान में पीस डील पर बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका कम, अमेरिका के एजेंट की भूमिका ज्यादा निभा रहा है। लेकिन ट्रंप के साथ मुश्किल यह है कि उनका दुश्मन अमेरिका में ही मौजूद है। ट्रंप को खतरा देश के अंदर ज्यादा है। ट्रंप की जान मुश्किल में है। ट्रंप को अमेरिका के अंदर खतरा है। ट्रंप को अमेरिका के बाहर भी खतरा है। ट्रंप को गोल्फ खेलते वक्त भी मारे जाने का डर है। ट्रंप की जान मारे लागो रिजॉर्ट में भी सेफ नहीं है। बीस सेकंड से शूटर चूक गया। 20 सेकंड ने ट्रंप की जान बचा ली। सीक्रेट सर्विस के एजेंट 20 सेकंड और लेट हो जाते तो ट्रंप की जान जा सकती थी। हिल्टन होटल में शूटर कोल थॉमस एलन 50 गज दौड़ कर आया। उसने गन वॉल रूम की तरफ तानी और गोलियां चलाते हुए उस तरफ जाने की कोशिश करने लगा जहां ट्रंप और तमाम वीआईपी गेस्ट बैठे हुए थे। शूटर ने सबसे पहले सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली मारी, फिर बॉल रूम की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उस पर गोली चलाई और काबू कर लिया। अगर सीक्रेट सर्विस यहां चूक जाती तो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा कांड होना तय था।
कोल थॉमस एलन ने हिल्टन होटल की पार्टी खराब करने का इरादा पहले से ही बना लिया था। ये बात उसकी चिट्ठी से भी पता चली है जो शूटर एलन के भाई ने FBI की जांच टीम को सौंपी है। शूटर ट्रंप और उनके प्रशासन से जुड़े बड़े अफसरों से बहुत नाराज था। शूटर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हमला करना चाहता था। ईरान के मामले में भी शूटर अमेरिकी अधिकारियों से नाराज था। यह कोई आकस्मिक हमला नहीं था कि कोई सिरफिरा बंदूक लेकर घुस गया और गोली चला दी। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सोची समझी साजिश थी। टारगेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टॉप टीम थी। आरोपी एलन मस्क की नीतियों से नाराज था। शूटर ने हमले से 10 मिनट पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा था। उसमें रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्द लिखे हुए थे। एलन का मन किस व्यक्ति के लिए नफरत से भरा हुआ था, इसका जिक्र चिट्ठी में उसने नहीं किया था। जब ये बात ट्रंप से पूछी गई तो उन्होंने पर्सनल ले लिया। The so-called manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this, quote, administration officials, they are targets. And he also wrote this, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस समेत तमाम VIP मौजूद थे। फिर भी चेकिंग में ढिलाई बरती गई। होटल में एंट्री के समय ID की जांच प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। शूटर कोल थॉमस एलन राइफल लेकर हिल्टन होटल के अंदर घुस गया और वहां तक पहुंच गया जो बैंक्वेट हॉल के बॉल रूम के करीब था। यहीं पर सीक्रेट सर्विस के सिक्योरिटी ऑफिसर और शूटर के बीच गोलीबारी हुई। यहीं पर उसे हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया के टोरेंस सिटी में लगातार दूसरे दिन FBI की टीम शूटर के घर गहन जांच पड़ताल कर रही है। वो यहां अपने माता पिता और 4 भाई बहनों के साथ रहता था। उसके घर में 2 कारें थीं, लेकिन शूटर एलन हमेशा स्कूटी से चलता था। उसके माता पिता और बाकी भाई बहन पड़ोसियों से फ्रेंडली थे। एलन खामोश रहता था, किसी से बात तक नहीं करता था। अब एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया था, ट्रंप और उनकी टीम पर हमले के लिए तैयार कराया था। I can't tell you anything about him. I just see him coming and going. I assume going to work or school. I don't know what he does. I don't really know anything about him. I know he lives there. I just know what I've read in the media coverage. I'm friends with his father, and his parents are very peaceful, very good people. But I don't know much about it. I'm friends with his dad. They're very solid, peaceful, good people in the community. हिल्टन होटल शूटआउट कांड के बाद टोरेंस में स्वात टीम और जांच टीमें लगातार आ रही हैं। उसका आतंकी कनेक्शन तलाशा जा रहा है। उसकी किताबों और एक-एक सामान को छाना जा रहा है। शूटर एलन की वजह से टोरेंस बदनाम हुआ है। पहली बार शहर का नाम इंटरनेशनल मीडिया में आया है। टोरेंस शहर के मेयर चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। Torrance is a very friendly and a safe city. You know, an incident like this, puts us on the national spotlight, and of course, we're against violence of any kind, political or racial or any type, and we're very, very happy that the first responders agencies in DC captured the perpetrator immediately. But the fact that his home is here doesn't define the city of Torrance this way. The action of one person does not represent the entire city.
हिल्टन होटल शूटिंग कांड में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को निकाला। शूटर ने बॉल रूम में जैसे ही फायरिंग शुरू की, सीक्रेट सर्विस के एजेंट सबसे पहले जेडी वैंस के पास पहुंचे, उन्हें घसीटते हुए उठाया और सेफ रूम में ले गए। उसके बाद ट्रंप को उठाया गया। ट्रंप 2 कदम चलने के बाद नीचे लेट गए, उन्हें फिर उठाकर अंदर कमरे में पहुंचाया गया। इस दौरान किसी भी एजेंट ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को कवर नहीं दिया। मेलानिया खुद ट्रंप के पीछे सेफ रूम तक गई। अब इस पर ट्रंप का जवाब आया है, मैं जेडी वेंस के बाद इसलिए उठा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, मैं जानना चाहता था क्या चल रहा है। तब हमें एहसास हुआ कि समस्या गंभीर है। The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think the First Lady, that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. I fought like hell to stay. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. ट्रंप पर खतरा बढ़ रहा है। उनके दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ट्रंप ने इस समय सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को बना लिया है। ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अपने कमांडरों की मौत के लिए ट्रंप को दोषी मानता है। ईरान का एक बड़ा धड़ा ट्रंप से बदला लेना चाहता है। ईरान के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती की हिट लिस्ट में भी ट्रंप का नाम सबसे ऊपर है। क्यूबा और वेनेजुएला में ट्रंप ने हजारों दुश्मन पैदा कर लिए हैं। मैक्सिको और कनाडा के बारे में भी ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं, वहां भी ट्रंप के दुश्मन लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रंप फिर भी खुद को खतरों का खिलाड़ी मान रहे हैं। दुनिया भर से पंगा लेने और अमेरिका के अंदर विरोधियों से जज्बाती टकराव के बाद ट्रंप को समझ में आने लगा है कि राजनीति खतरनाक पेशा है। Are you concerned about political violence? This could be politically motivated. All violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. It's a dangerous profession. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous, I can't imagine that there's any profession that's more dangerous, but I love the country and I'm very proud. I'm very proud of the job. ट्रंप की जान तभी तक बच सकती है जब तक वो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। ट्रंप क्या अपने दुश्मन नंबर 1 ईरान से सीज फायर करेंगे या फायर करेंगे? ट्रंप ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। इसी बैठक में युद्ध का मेन कोर्स तय होगा। ईरान पर इस बार हमला पहले से बड़ा होगा या शांति से रास्ता खुलेगा? ट्रंप का मूड क्या है, इस आसमानी मैप से अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप से कार्गो विमान और सैन्य विमान लगातार मिडिल ईस्ट आ रहे हैं। हथियारों की नई नई खेप पहुंचाई जा रही है। ये हथियार सिर्फ खत्म हो चुके भंडार को भरने के लिए नहीं है, ये हथियार ईरान को सरेंडर की मुद्रा में लाने के लिए हैं। ईरान अब भी अड़ा हुआ है। स्थायी युद्ध विराम तभी होगा जब हॉर्मूज की नाकेबंदी अमेरिका खत्म करेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की बात नहीं करेगा। 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम ईरान से नहीं मांगेगा। हॉर्मूज पर ईरान के कंट्रोल का राइट अमेरिका मानेगा। अमेरिका अगर इन शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है तो ठीक, वरना ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान की एक और शर्त है, वो हॉर्मुज में टोल लगाएगा। टोल टैक्स रियाल में वसूलेगा। इजरायल से जुड़े किसी भी जहाज को हॉर्मुज से नहीं जाने देगा।
یک بنایی بر مذاکره با آمریکایی ها हमारी लक्ष्मण रेखा हमेशा से यही रही है कि समृद्धि को एक वास्तविकता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हम समृद्धि में विश्वास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शहीद इमाम ने भी किया था। बेशक हर युद्ध अंततः किसी न किसी रूप में बातचीत और युद्ध विराम के साथ समाप्त होता है। कोई भी युद्ध, यहाँ तक कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी इस चरण तक पहुंचे बिना समाप्त नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि इस ज़ायोनी शासन से विशेष रूप से और अधिक गंभीरता से निपटना होगा। इसके द्वारा किए गए आक्रमणों के अनुपात में इसे उचित दंड दिया जाना चाहिए। یعنی اول دوم هم بعد رسیده به یک हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी को ईरान धीरे धीरे तोड़ रहा है। 48 घंटे में ईरान के 17 शिप आधा तेल लोड कर निकले हैं। ये सभी जहाज उसी रास्ते से गए हैं जिसे ईरान ने सुरक्षित बताया है। हॉर्मुज में सिर्फ 5% ट्रैफिक बचा है। अगर युद्ध विराम हो भी गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने में 8 से 12 महीने लगेंगे। ईरान ने हॉर्मुज में इतनी माइंस बिछा दी हैं जिन्हें हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रंप अब फोन पर ही डील को तैयार हो गए हैं। बस इंतजार इस बात का है कि ईरान कब फोन घुमाता है। ईरान फिलहाल पुतिन से युद्ध की तमाम परिस्थितियों पर सलाह मशविरा कर रहा है। अगर ईरान और इजरायल फिर हमला कर देते हैं तो ईरान कैसे जवाब देगा? इजरायल की आर्मी अब ईरान के बहुत करीब आ गई है। नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को यूएई भेज दिया है।